हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 17 में और स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का एनालिसिस, जिसमें हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और अलग अलग सोर्सेज से न्यूज़ कवर करते हैं। और स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है फ्रांस से रिलेटेड। भाई, फ्रांस ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है न्यू कैलेडोनिया में। ये बेसिकली फ्रांस की ही एक ओवरसीज़ टेरिटरी है, यानी कि फ्रांस के ही कंट्रोल में आती है। पहले फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी और अभी फ्रांस भी कंट्रोल कर रहा ऑलमोस्ट। इनफैक्ट न्यू कैलेडोनिया के सिटीजन्स को फ्रांस की सिटीजनशिप मिली हुई है। तो अब बात आती है कि इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर हुई। क्योंकि भाई वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। अब प्रोटेस्ट क्यों चल रहे थे? वो इसलिए चल रहे थे क्योंकि फ्रांस, जो फ्रेंच लोग वहाँ पे रह रहे हैं न्यू कैलेडोनिया में, उनको एक इलेक्टोरल रिफॉर्म के थ्रू वोटिंग का अधिकार दे दिया गया। मतलब यूँ बोला गया, जो भी 10 साल से रह रहे हैं, हु आर लिविंग फॉर अ डेकेड इन न्यू कैलेडोनिया, जितने फ्रेंच रेजिडेंट्स हैं जो कि न्यू कैलेडोनिया में पिछले 10 साल से रह रहे हैं, उनको वोट देने की परमिशन दी जाएगी, ऐसा बोला गया था नए लॉ में। और उसी के खिलाफ वहाँ के जो इंडिजिनस लोग थे वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे कि नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा हुए कि फ्रांस को इमरजेंसी वहाँ पे इम्पोज करनी पड़ी। न्यू कैलेडोनिया बेसिकली एक पैसिफिक आइलैंड है, पैसिफिक ओशन में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के पास। अभी हम देखो वो भी देखते हैं इसकी लोकेशन। ये ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये रहा फ्रांस, और फिर इधर ऑस्ट्रेलिया के इधर पास में देखोगे तो यहाँ पे पड़ेगा न्यू कैलेडोनिया। ठीक है, सो ये बात है। उसके अलावा अब क्योंकि उनको वोट करने का जो परमिशन दी गई नए वाले लॉ में, उससे क्या हुआ, कंसर्न बढ़ गए अमंग लोकल लीडर्स अबाउट द पोटेंशियल डायल्यूशन ऑफ द कनक इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ वोटिंग इन्फ्लुएंस। जो वहाँ के इंडिजिनियस लोग हैं उनको लगा कि भाई हमारा इन्फ्लुएंस तो कम हो जाएगा कहीं ना कहीं। वहाँ की इंडिजिनियस कम्युनिटी है कनक नाम से, उनको इस बात का डर लगा। अब ये जो डिस्कॉर्ड है ना, ये कोई आज का नहीं है। वहाँ पे कुछ जो वहाँ की इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ हैं वो पहले भी कहीं ना कहीं ऑटोनोमी चाहती हैं। वो चाहती हैं कि भाई हमारा जो देश हो वो एकदम इंडिपेंडेंट हो, फ्रांस का कंट्रोल नहीं हो उस पर। उससे रिलेटेड भी पहले कई बार उसमें डिस्कॉर्ड हो चुके हैं। Discord over electoral reform amplifies long-standing tensions regarding France's role in New Caledonia, marked by periodic calls for independence. इनफैक्ट 1853 से ही ये फ्रांस के अंडर आ गया था और 1956 से एज एन ओवरसीज़ टेरिटरी है फ्रांस की। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निकल पाया जाता है न्यू कैलेडोनिया में। अराउंड वर्ल्ड का 10% निकल जो है वहीं पे पाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं और कुछ कॉलोनियल पास्ट रहा है, तो वहाँ पे इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ में ग्रीवेंसेस भी हैं, तो उसके चलते थोड़े वहाँ पे टेंशन्स बनी रहती हैं। Grapples with its complex identity caught between its colonial past and aspirations for autonomy। और इतना ही नहीं, कई बार रेफरेंडम भी हुए कि भाई आप फ्रांस से जो है फ्री होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो, क्या है। तो वहाँ पे मेजॉरिटी ने वोट किया कि भाई हम फ्रांस के अंडर रहना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वहाँ की इंडिजिनियस कम्युनिटी नहीं रहती, वहाँ पे फ्रेंच के लोग भी रहते हैं और कुछ इधर उधर से आए हुए लोग भी वहाँ पे आके बस गए हैं। इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है वो चाहती है कि भाई फ्रांस वहाँ से चला जाए, और बाकी कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हैं या फिर फ्रांस के हैं, वो कहते हैं नहीं, फ्रांस का ही कंट्रोल रहना चाहिए। ऐसे करके सबके अपने अलग अलग व्यूज़ हैं इस वाले मुद्दे पे। पर हमें ये बात याद रखनी है कि इमरजेंसी वहाँ पे डिक्लेयर हुई और ये फ्रांस के अंडर है। ठीक है, ये सिंपल बात है, आई होप समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे, जो कि है इग्ला एस से रिलेटेड। अब ये क्या है? ये एक तरीके की मिसाइल है जो कि हम रशिया से एक्वायर कर रहे हैं। इनफैक्ट इसका दूसरा बैच आने वाला है। पहला बैच इसका अप्रैल में ही डिलीवर हो गया था, अब दूसरा बैच आएगा। इसमें बेसिकली जो रशिया है वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर रहा है, जिससे कि हम इसको इंडिजिनियसली प्रोड्यूस कर पाएंगे। और ये मैन पोर्टेबल है, यानी कि इंसान, अपने जैसे इंसान इसको शोल्डर पर रख के फायर कर सकते हैं, ऐसी वाली मिसाइल है। देखो पिक्चर में दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके की, देखो इस इंसान ने शोल्डर पर रख के ये वाली मिसाइल को है चला सकता है। तो कोई भी अगर लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, तो उनको शूट किया जा सकता है इसके थ्रू। इसे बोलते हैं वेरी शॉर्ट रेंज
एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि बहुत शॉर्ट रेंज तक ये जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हाथ में पकड़ने का है तो ऑफकोर्स उतनी लॉन्ग रेंज नहीं हो सकती उसकी, तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इट कैन शूट ऑब्जेक्ट्स अप टू 6000 मीटर्स अवे। और अमेरिका के पास जो शोल्डर फायर मिसाइल है उसका नाम है स्टिंगर, ठीक है, यह भी हमें याद रखना है। और इंडिया के पास ऑलरेडी इग्ला 1M है जो कि ओल्डर वेरिएंट है इसका, और अभी जो आ रहा है इग्लास वो असेंबल कौन कर रहा है, तो वो कर रहे हैं अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इन इंडिया। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किससे होगी, तो वो होगी रोसोबरॉन एक्सपोर्ट, ठीक है। एंड पोस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ इग्लास द आर्मी प्लान्स टू ट्रांजिशन टू एडवांस लेजर बीम राइडिंग एंड इंफ्रारेड विशोरैट्स, यानी कि आने वाले टाइम में और हम एडवांस्ड वर्जन जो हैं इनके लाएंगे। और इनफैक्ट DRDO तो सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट भी कर चुका है जो हमारे इंडिजीनियसली विशोरैट्स मिसाइल्स बनाई गई। सो ये बात हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और हमें याद भी रखनी है, और ऐसे पिक्चर इमेजिन कर लोगे तो फटाफट याद हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हर्मीस 900 ये हम ले रहे हैं इजराइल से। सो ये एक तरीके का मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। नाम है इसका हर्मीस 900 और किससे ले रहे हैं, इजराइल से। इजराइल की कंपनी है एल्बिट, वो इसे प्रोड्यूस करेगी। ये जा सकता है ऊपर, इट कैन गो अप टू 30,000 फीट और इट कैन लास्ट फॉर 36 आवर्स। ऑल राइट, बनाया किसके लिए है, तो मेनली फॉर डेटा रिले एंड इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकनाइजेंस। तो पेट्रोलिंग वगैरह के काफ़ी काम आता है, चाहे ग्राउंड पे हो चाहे वाटर पे हो। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिक्चर में देखें तो कुछ इस तरीके का दिखता है हर्मीस 900। हमें याद रखना है इजराइल से हम इसे ले रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हमारी अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, जो कि आती है यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। अब ये क्या है, ये एक तरीके का रजिस्टर मेंटेन करता है यूनेस्को, जिसमें कि कुछ ऐसे लिटरेरी वर्क्स होते हैं जो कि काफ़ी एंशिएंट पुराने हों और जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। तो कहीं उनको भूल ना जाए इसलिए एक तरीके का रजिस्टर मेंटेन करते हैं, ताकि लोगों को बता सकें कि देखो इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है और ये हमारी मेमोरी में रहना चाहिए। तो उसमें इंडिया के 3 वर्क्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। कौन कौन से, सो रामचरितमानस, पंचतंत्र और लोकना, ये 3 वर्क्स हैं जो कि इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ड्यूरिंग द 10th मीटिंग ऑफ द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक, कहाँ पे हुई ये वाली मीटिंग, तो वो हुई उलान बतर मंगोलिया में, ठीक है। अब जब से मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया पैसिफिक सेटअप हुई थी 2004 में, तब से इंडिया ने पहली बार अपने कोई नॉमिनेशन भेजी और 3 नॉमिनेशन भेजे, तीनों के तीनों एक्सेप्ट हो गई। ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। इससे समझ में आता है कि हमारे लिटरेरी वर्क्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कितनी उनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस है, कितना वो आज भी रेलेवेंट है इतने पुराने होने के बावजूद भी, और सिर्फ हमारे देश में नहीं बाहर भी काफ़ी पॉपुलर हैं। और जो IGNCA है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा इस नॉमिनेशन में, तो ये बात भी हमें याद रखनी है। अब ये जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर प्रोग्राम है, ये एक तरीके का इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्ट्रैटेजी है, और एम क्या है, टू सेफगार्ड, प्रोटेक्ट, फैसिलिटेट एक्सेस टू एंड द यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज दैट इज़ रेयर एंड एंडेंजर्ड, जो कि काफ़ी रेयर है और एंडेंजर्ड इसलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे पुराने लिटरेरी वर्क्स को भूलते जा रहे हैं। तो उन्हें सेफगार्ड करना, उनके बारे में अवेयरनेस लाना, ये इस प्रोग्राम का मेन मोटो है। लॉन्च कब हुआ था, तो 1992 में, अगेंस्ट कलेक्टिव एमनेशिया, मतलब कि ऑफकोर्स जो हम भूलें नहीं हमारे इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स को। और इंक्लूजन ऑफ आर वर्क्स हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिजर्विंग आर डाइवर्स नरेटिव्स, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस दैट शेप आर शेयर्ड ह्यूमैनिटी। सो ये हम बताता है कि हमारे इंडिया के लिटरेरी वर्क्स कितने इंपॉर्टेंट है, कितने सिग्निफिकेंट हैं आज के वक्त में भी, ठीक है। रामचरित मानस की बात करें तो लिखी गई थी 16th सेंचुरी में, अवधी डायलेक्ट में लिखी गई थी और लिखी इसने थी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो ऑफकोर्स आपको सबको पता होगा, आई थिंक ये लॉर्ड रामा जो हमारे भगवान राम हैं उनके बारे में, उनकी लाइफ को नरेट करते हैं, हमें काफ़ी स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिलते हैं, मॉरल लेसन्स मिलते हैं इससे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट
किताब हो जाती है। उसके बाद आता है पंचतंत्र। आई थिंक इसकी कहानियाँ सभी ने सुनी है कहीं ना कहीं बचपन में। ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई थी बाय पंडित विष्णु शर्मा। एक एंशियंट एनिमल फेबल्स है, मतलब एनिमल्स की कहानियाँ सुना सुना के इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स दिए जाते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तीसरी आती है सहृदयालोक लोकना। ये एक संस्कृत ट्रीटी है बाय आचार्य आनंद वर्धन। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है ऑफ संस्कृत लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा जो है ये तीनों उस रजिस्टर में शामिल हुई। बढ़ते हैं G20 समिट पे। अब ये क्या है, बेसिकली जो G20 होता है उसके जितने भी नेशंस होते हैं उनके जो जुडिशियल हेड्स हैं, जो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के मेन चीफ जस्टिस हैं, उनकी ये मीटिंग होती है। सो उसमें हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। उन्होंने एड्रेस की समिट ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस डिजिटल जुडिशियल एफिशिएंसी। जुडिशियल एफिशिएंसी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, ये सब उसमें वहाँ पे बातचीत हुई। और ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुई है, तो रियो दे जानेरो। कहाँ पे पड़ता है ये भाई ब्राज़ील की कैपिटल है, ठीक है। नहीं सॉरी, कैपिटल नहीं है, ब्राज़ील में पड़ता है ये। और ब्राज़ील की कैपिटल क्या है ये आप लोग हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो इतना ही था आज का सेशन। आई होप इट हेल्प्ड यू एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।